स्टूडेंट, टैगोर एजुकेशन सिरोही यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक अपन ने जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने 16.2 के लगभग 10 क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 की अपन चर्चा करते हैं। इसमें अपने को दिया गया है बेलनाकार एक बर्तन है, एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें पानी का जो आयतन है वो 30,800 सेमी क्यूब है। बर्तन की भीतरी त्रिज्या r 14 सेमी है और भीतरी वक्र पृष्ठ अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो बर्तन है वो किस आकार का है, बेलनाकार। अब बेलनाकार आकार का है तो अपने को r और h की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? r और h की। तो देखो r और h अपने को दिया हुआ है क्या? इसमें अपने को r का मान दिया गया है, h का मान अपने को नहीं दिया गया, मतलब एक लुप्त है। एक लुप्त है तो एक समीकरण दे दिया, इसकी जगह अपने को क्या दे दिया? पानी का आयतन। इस समीकरण की सहायता से h का मान निकालेंगे और फिर जो पूछा गया है भीतरी वक्र पृष्ठ तो वो अपन बताएंगे। अगर भीतरी वक्र पृष्ठ पूछा गया तो अंदर की त्रिज्या काम में आएगी, अगर बाहर का वक्र पृष्ठ पूछा जाता है तो बाहर की त्रिज्या काम में आएगी। तो देखो ये अंदर की त्रिज्या ही अपने को दी गई है। तो प्रश्नानुसार देखो दिया है अपने को बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन। तो अपन लिखेंगे यदि माना बेलन की ऊंचाई h सेमी तथा भीतरी त्रिज्या r सेमी हो तो बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन। तो आज इसको अपन लेंगे गणितीय भाषा में तो क्या हो जाएगा? आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का पाई r स्क्वायर h बराबर 30,800। अब अपने को किसका मान बताना है? h का मान निकालना है सबसे पहले। तो h को एक तरफ कर देंगे और बाकी संख्याओं को ये भाग में पाई r स्क्वायर भाग में आ जाएगा। अब मान रखेंगे पाई r स्क्वायर का 30,800 बटे पाई का मान 22/7 और r का मान अपने पास कितना है? 14। पावर कितनी है? 2, तो 2 बार लिख दिया। अब 7 कहां चले जाएंगे? ऊपर। और अगर आप यहां भी काटना चाहो तो काट सकते हो, या तो ऊपर ले जाओ या यहीं भी काट सकते हो। 7 × 7, 7 दूनी 14। तो क्या आ गया अपने पास? h का मान 30,800 बटे 22 × 2 × 14। अब देखो इनको काटते हैं। 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 8 88, 2800 बार। अब 14 से कट रहे हैं 200 बार, फिर 2 से कट गए 100 बार, फिर 2 से कट गए 50 बार। तो h कितनी आ गई अपने पास? 50 से। तो h का मान अपने पास कितना आ गया? 50 सेमी आ गया। अब अपने पास r का मान तो कितना है? 14 सेमी है और h का मान कितना आ गया अपने पास? 50 सेमी है। अब अपने को क्या बताना है? बर्तन की भीतरी वक्र पृष्ठ। तो अपने को यहां लिख देंगे, ज्ञात करना है बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r h। अपन सभी जानते हैं, बताया हुआ है। अब r मतलब अंदर का पूछा तो अंदर की त्रिज्या कितनी है? 14। h कितनी है? 50 सेमी। तो ये मान रख देंगे 2 × 22/7 × 14 × 50। ये कितनी बार कट गए? 2 बार। अपने पास क्या आ गया? 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 × 50। अब इनको गुणा करेंगे तो 0, 8 × 40, 0, 40 4 44, 4400 क्या है? भीतरी वक्र पृष्ठ है तो सेमी स्क्वायर, अर्थात 4400 सेमी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 12 की अपन चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है।
खोखला बेलन है। खोखले बेलन का नाम आती है अपने पास दिमाग में आ गई कि R1 और R2 दो त्रिज्याएं होंगी, एक अंदर की त्रिज्या होगी, एक बाहर की त्रिज्या होगी। अब इसकी मोटाई 2 सेमी है। कहने का मतलब मैं डायग्राम से समझाता हूं। ये बेलन है, खोखला बेलन है। ये जो मोटाई है ये वाली, ये जो मोटाई है वो 2 सेमी है। अंदर का व्यास, ये जो अंदर वाला भाग है वर्त है अंदर, इसका जो ये व्यास है ये है आपका 14 सेमी। और ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक कितना है ये 26 सेमी। अब इसके दोनों सिरे खुले हुए हैं। अब ये देखो कि एक त्रिज्या तो आ गई, R1 मान लो चाहे R2 मान लो कि 14 सेमी क्या है, व्यास है। व्यास है तो अपन आराम से निकाल सकते हैं त्रिज्या। अब बाहर की त्रिज्या अपने को निकालनी, ये तो अंदर की त्रिज्या दी हुई है कितनी 14 सेमी। अब अपने को बाहर की त्रिज्या निकालनी है तो देखो ये 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये, 2 तो ये और 2 ये, तो कितनी प्लस हो गई इसमें, 2 ये वाली और 2 ये वाली, कितनी प्लस हो जाएंगी 4, इसमें जुड़ जाएगी। तो ये जो बड़ी त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 18 सेमी। ये व्यास, सॉरी त्रिज्या नहीं व्यास, व्यास कितना हो जाएगा 18 सेमी। तो इस प्रकार ये चित्र से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को बताना है किसका, खोखले बेलन का। तो खोखले बेलन के जो भी सूत्र हैं वो इसमें काम में आएंगे। अब देखो इसको हल करेंगे तो प्रश्नानुसार देखो अपने को 2 त्रिज्याएं और R की आवश्यकता है। तो दोनों त्रिज्याओं के व्यास अपने पास आ गए और ऊंचाई अपने पास है ही। तो माना यदि खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या R1 तथा आंतरिक त्रिज्या R2 और ऊंचाई H हो तो देखो, अर्थात R1 का मान दे। अब R1 क्या है, बाह्य त्रिज्या है। अब बाह्य त्रिज्या व्यास क्या है, व्यास बटे 2। व्यास कितना अपने पास 14 + 2 + 2, ये क्या है मोटाई। तो कितना आ गया 18 बटे 2, तो कितने सेमी आ गई 9 सेमी। 9 सेमी अपने पास क्या आ गई R1। और R2 अपने को दी हुई है भीतरी व्यास 14 सेमी, तो 14 बटे 2 7 सेमी। अब ये अपने पास R1 और R2 का मान आ गया। H का मान अपने को दिया हुआ है 26 सेमी। अब तीनों मान अपने पास आ गए। अब अपने को दोनों सिरे खुले हुए हैं तो डायरेक्ट खोखला बेलन हो गया। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को बताना है तो क्या करना है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखो, पूरे का तो क्या होता है 2πr कोष्टक r + h, ये तो पूरे का होता है। अब इसमें चूंकि r कितनी है 2 है, तो इससे क्या सूत्र आ जाएगा, मैंने बताया था आपको कि 2 त्रिज्याएं हो तो एक में प्लस और एक में माइनस। तो 2πr की जगह तो क्या आ गया R1 + R2 और h, और इसमें आ गया R1 - R2। ये अपने पास सूत्र बन गया इसका बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इसमें मान रखेंगे तो 2 × 22 बटे 7, R1 कितनी है 9 + 7
एच कितनी है 26 प्लस 9 माइनस 7। तो देखो 2 गुणा 22/7 गुणा 9 7 कितने हो गए 16, और ये कितने हो गए 9 में से 7 गए कितने 2 28। अब गुणा किया 7 चौक 28, और यह आ गए अपने पास 2 गुणा 22 गुणा 16 गुणा 4। अब इनको गुणा कर देंगे 22 दूनी 44। अब 44 को किससे गुणा करना पड़ेगा 16 से, 6 चौके 24, 2 24 से 2 26, और ये 44, 4 6 4 10, 4 2 6 1 704। 704 को कितने से गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो 4 चौक 16, 1 7 चौक 28, 2816 सेमी क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर। तो 2816 सेमी स्क्वायर खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास आ गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपन ने आकृति देखी, किसकी आकृति है खोखले बेलन की। अब खोखले बेलन की है तो खोखले बेलन में त्रिज्याएं क्या होंगी 2 होंगी। एक को अपन ने R1 मान लिया बड़ी त्रिज्या को, और छोटी त्रिज्या को अपन ने R2 मान लिया। अब छोटी त्रिज्या चूंकि अंदर की जो त्रिज्या होती है वो छोटी होती है, तो ये R1 का व्यास हो गया, ये त्रिज्या ये व्यास, और R1 कितनी 7 सेमी। अब चूंकि लकड़ी की मोटाई कितनी है 2 सेमी है, तो आप R2 निकालने के लिए 7 + 2 = 9 सेमी भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, और इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। और ये सूत्र होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस प्रकार से अपन ने इसके 2816 सेमी स्क्वायर। अब नेक्स्ट, अब अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, 16.2 का अंतिम क्वेश्चन है ये। इसमें भी वही दिया हुआ है, खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन में 2 त्रिज्याओं की आवश्यकता है। तो देखो अंतः व्यास दिया हुआ है, बाह्य व्यास दिया हुआ है, तो इनसे R1 और R2 पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। H अपने को ये दी गई है, तो RH दी हुई है, तो दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का क्या बताना आयतन, तो डायरेक्ट ये सूत्र के ऊपर आधारित क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो प्रश्नानुसार माना खोखले बेलन की अंतः त्रिज्या R1 तथा बाह्य त्रिज्या अंतः बड़ी त्रिज्या मानेंगे तो R2 मान लिया, या वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है R1 मान सकते हो, इसको बाह्य त्रिज्या R2 कैसे ही मान लो, तथा ऊंचाई H सेमी, अर्थात R1 अपने अंतर मानी है, अंतर त्रिज्या, तो अंतर मतलब व्यास कितना है, अंतर व्यास 26/2, तो कितने आ गई 13 सेमी। R2 बाह्य त्रिज्या मानी है, तो बाह्य व्यास कितना है 30 सेमी, 30/2 15 सेमी, इस प्रकार से। और H का मान अपने को दिया हुआ है 20 सेमी। अब ज्ञात क्या करना है अपने को, यहां लिख देता हूं, ज्ञात करना है खोखले बेलन का आयतन। अब इसके दोनों सिरे खुले हुए हैं, ये शर्त है, तो खोखला बेलन हो गया। अब खोखले बेलन का आयतन जो अपन जानते हैं कि ठोस जो बेलन होता है, ठोस बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है πr²h। अब इसको किसमें त्रिज्याएं कितनी होती हैं 2 R1 और R2। बड़ी त्रिज्या को पहले लेते हैं, छोटी त्रिज्या को बाद में। अब इसमें बड़ी त्रिज्या R2 है और छोटी त्रिज्या R1 है, तो क्या सूत्र बन जाएगा 2 ये πh कोष्टक R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अगर बड़ी त्रिज्या R1 होती तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाता। अपन ने क्या मानी है, बड़ी त्रिज्या R2 है, छोटी त्रिज्या R1 है। अब इसमें रखेंगे, पाई का मान अपने पास 22/7 आ गया, H का मान अपने पास कितना दिया हुआ है 20। अब कोष्टक R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर
-13 का स्क्वायर 22/7 इंटू 20, 15 को 15 से 225, 13 को 13 से 169, तो क्या आ गया 22/7 गुणा 20, 225 में से 169 गए, कितने बच गए 56, और 7 से 8। अब गुणा में क्या आ गया अपने पास 22 गुणा 20 गुणा 8। अब इनको गुणा कर लेंगे, 22 दूनी 44, 440 गुणा 8, 0, 8 चौक 32, 3, 32 और 3 35, 3520 सेमी क्यूब। ये अपने पास क्या आ गया, आयतन आ गया। किसका आ गया, खोखले बेलन का आयतन। तो इस प्रकार से ये सूत्रों पर आधारित था। कुल मिला के अपन ने बेलन के मामले में 13 तो क्वेश्चन किए हैं और 5-7 इसके एग्जाम्पल किए हैं, थ्योरी पढ़ी है। तो शॉर्ट में मैं वापस आपको बेलन के मामले में बताऊंगा कि बेलन से जो संबंधित क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले आपको यह देखना है कि वो किससे संबंधित है। यदि क्वेश्चन बेलन से संबंधित है तो आपको आर और एच की आवश्यकता होगी। या तो क्वेश्चन में आपको आर और एच दे दिया जाता है, नहीं दिया जाता है तो जो जैसे मैंने मेथड बताया उनके हिसाब से अपन आर और एच का मान निकालेंगे और क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो मूल बात यही है कि बेलन के जो भी क्वेश्चन है आपको सर्वप्रथम आर और एच देखनी है। अगर बेलन खोखला है तो त्रिज्या कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, R1 हो जाएगी, R2 हो जाएगी और एक H हो जाएगी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। अब अपना शंकु स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं शंकु की आकृति बनाता हूं। शंकु भी क्या है, एक ठोस आकृति है। पहले इसकी आकृति बनाता हूं। ये इसकी आकृति हो गई शंकु आकार। अब इसमें जैसे अनुप्रयोग की अगर बात करें तो कौन कौन सी आकृतियां इसके अंतर्गत आती हैं जो आप जानते हैं। जैसे टोपी है, जोकर की टोपी है। 2 नंबर पे जैसे ये पेन है ऐसा, यानी कि पेंसिल को छीनने के बाद में जो उसका एक सिरा हो जाता है वो किस में आता है, शंकु में आता है। आपने टेंट देखा होगा, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे गोल राउंड का टेंट है, और अपने गांव में जो झुपा के ऊपर जो ऊपर रखते हैं जिसको उसका टोप बोलते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो यानी कि ऐसी आकृति जो इस प्रकार की आपको दिखाई दे वो क्या कहलाती है, शंकु। अब शंकु में क्या होता है, देखो 2 पार्ट हो गए इसमें। एक तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये जो आपको वर्ताकार पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब ये क्या, कौन सा भाग है, वर्ताकार या सिरा या आधार भाग। ये जो ऊपर वाला भाग फर्स्ट भाग दिखाई दे रहा है ये वक्र पृष्ठ होता है, इसका वक्र पृष्ठीय भाग कहलाता है। ये जो बीसी रेखा आपको दिखाई दे रही है ये वर्ताकार भाग की त्रिज्या है। बीसी जो रेखा है वो क्या है, आर है, किसकी, आधार भाग, सिरा या वर्ताकार भाग। ये जो आपको एबी रेखा दिखाई दे रही है, यहां से लेकर के यहां तक जो ये एबी रेखा दिखाई दे रही है ये आपकी शंकु की ऊंचाई कहलाती है, क्योंकि ऊंचाई हमेशा सीधी नापी जाती है, एच से व्यक्त करते हैं। तो ये एच हो गई, ये आर हो गई, 2 बातें हो गई। अब देखो तीसरी बात, आपको ये लाइन दिखाई दे रही है एसी। एसी आपको जो रेखा दिखाई दे रही है वो आपको शंकु की ढालू लंबाई
तिरछी ऊंचाई, इस नाम से इसको जानते हैं, स्मॉल एल से इसको व्यक्त करते हैं। तो इस चित्र को देखने के बाद में अपने को किन किन बातों की आवश्यकता हुई? एक तो अपने को एच की आवश्यकता हुई, एक अपने को आर की आवश्यकता हुई, एक अपने को एल की आवश्यकता हुई। तो शंकु में कितनी बातों की आवश्यकता है? 3 बातों की आवश्यकता है, ऊंचाई, त्रिज्या और तिरछी लंबाई। और कितने पार्ट है इसके? 2 पार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो ठोस आकृति है या जो क्वेश्चन किससे संबंधित है? शंकु से संबंधित है। तो अगर शंकु से पहचान क्या हो गई? अगर आपको शंकु की पहचान कैसे हो गई? एच आर एल, या शंकु लिख दिया जाए, या शंकु आकार आकृति हो, या शंकु का कोई भी एग्जाम्पल दे दे, जैसे जोकर की टोपी है, पेंसिल को छीन लिया, आपको ये लगे कि ये आकृति किसकी है? जिसमें एक भाग वर्ताकार हो, जिसमें एक भाग, इसकी मूल रूप से पहचान क्या होती है? एक भाग इसका क्या होता है? वर्ताकार होता है। तो अगर आपको ये हो जाए कि ये जो क्वेश्चन है वो शंकुआकार आकृति का है, अब शंकुआकार आकृति का है, तो क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चन में आप इन 3 चीजों को चेक करोगे कि एच है या नहीं है, आर है या नहीं है, एल है या नहीं है। जो चीज इसमें से नहीं है उस चीज को आप पहले पता करोगे। ये पता होने के बाद में आप क्या पूछा गया वो सूत्र लगाओगे। अब सूत्रों की बात करें तो देखो इसमें 2 पार्ट हो गए। पहला जो पार्ट बताया था मैंने, फर्स्ट पार्ट, यहां से मैं हटा देता हूं इसको। फर्स्ट जो पार्ट मैंने बताया था ये वाला, वक्र पृष्ठीय भाग, वक्र पृष्ठीय जो भाग है इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? शंकु के वक्र पृष्ठ का पाई आर एल। ये किसका सूत्र है? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर दूसरा है, इसका जो सेकंड भाग है वो क्या है? वर्ताकार है। तो वर्ताकार भाग या सिरा या आधार भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वर्ताकार है तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये 2 सूत्र हो गए, क्योंकि इसमें 2 ही पार्ट होते हैं तो क्षेत्रफल के 2 सूत्र हो गए। एक तो हो गया पाई आर एल, एक हो गया पाई आर स्क्वायर। अगर संपूर्ण की बात करें तो इन दोनों को जोड़ देंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं ये थ्योरी बता रहा हूं आपको। सूत्रों को रटने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल अपने को निकालना हो तो क्या आ जाएगा? दोनों पार्टों को प्लस कर देंगे, और प्लस करते क्या हो गया? देखो पाई आर एल हो गया एक तो, और एक हो गया पाई आर स्क्वायर। अब दोनों को अपन देखो क्या को मना रहा है इनमें? पाई आर को मना रहा है। क्या बच गया? एल प्लस आर। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, किसका हो गया? शंकु का। पाई आर कोष्टक एल प्लस आर किसका हो गया? ये शंकु का हो गया। ये तो हो गया अलग अलग जो पार्ट हैं उनके क्षेत्रफल का, यानी कि फर्स्ट पार्ट वक्र पृष्ठ पाई आर एल, सेकेंड पार्ट वर्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर। अगर संपूर्ण शंकु का पूछ लिया जाए तो दोनों को अपन ने जोड़ दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के पश्चात क्या आ गया अपने पास? पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। अब अपन इसके आयतन की बात करें तो ये बेलन का 1/3 पार्ट होता है। बेलन का क्या होता है? 1/3 पार्ट होता है शंकु। तो बेलन, इस पे ज्यादा व्याख्या मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके सिर्फ सूत्रों पे आधारित क्वेश्चन कितने पैटर्न पे हैं वही सिलेबस में है। ज्यादा व्याख्या करने से, लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है। अब आयतन इसका क्या है? बेलन का 1/3 होता है। तो बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, आप पढ़ चुके हैं। 1/3 पार्ट ये हो गया। तो आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गए इनके क्षेत्रफल और आयतन के। अब आपको एक सूत्र और इसमें याद करना पड़ेगा, वो है अगर आपको तिरछी एल का मान ज्ञात करना हो, अगर क्वेश्चन में आर और एच दे दी जाए और आपको एल का मान निकालना हो तो एल का मान होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर। यह सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। ये किसका है? तिरछी ऊंचाई। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये रूट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इन तीनों से, इस पे आधारित क्वेश्चन आते हैं शंकु से, तो इन तीनों पे अगर मान लीजिए तीन है, एल है, आर है, एच है, दो बातें आपको क्वेश्चन में दे दी, तीसरी बात अगर पूछे तो आप आराम से इस सूत्र में रख करके बता सकते हैं। जैसे एल स्क्वायर का मान निकालना हो तो ये सूत्र आ जाएगा। अगर आपको आर स्क्वायर का मान निकालना हो तो देखो आर स्क्वायर, ये एच स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। अगर आपको एच का मान निकालना हो तो एच स्क्वायर बराबर ये इधर आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये 3 सूत्र बन गए। इन तीनों सूत्रों को भी आपको दिमाग में रखना है। एक सूत्र आपने याद कर लिया कि एल स्क्वायर तिरछी ऊंचाई का ये होगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर इससे अपन आराम से ये निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये शंकु के सूत्रों की बात हुई। अपन इसका आयतन देखा, अपन इसका क्षेत्रफल देखा, दोनों जो पार्ट होते हैं वो, प्लस इसका संपूर्ण 3 सूत्र अपन ने क्षेत्रफल के देखे, 3 सूत्र ये देखे। तो इन सूत्रों को, इस थ्योरी को आपको दिमाग में रखना है और बार बार आपको क्वेश्चनों को, पैटर्न को समझना है। 3 ही पैटर्न बता रहा हूं, 3 ही पैटर्न आपके पास हैं, चाहे वो घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो शंकु हो। आपको सबसे पहले आकृति पहचाननी है। आकृति पहचानने के पश्चात आपको क्या ज्ञात करना है, उसका क्या सूत्र होता है, उसमें अपने को क्या क्या मान अवेलेबल है, जो मान अवेलेबल नहीं है उन मानों को कैसे निकालते हैं। अगर आपको एक चीज लुप्त है तो एक समीकरण दिया होगा उसकी सहायता से, 2 चीजें लुप्त है तो 2 समीकरण दे दिए जाएंगे उनकी सहायता से, और अगर जैसे इसमें तीनों चीजों की आवश्यकता है तो आपको 2 चीजें दे दी जाएंगी, एक अपन आराम से निकाल सकते हैं वो क्वेश्चन। दूसरे, किसी आकृति से दूसरी आकृति बना ली जाती है, या 2 से अधिक आकृतियों को मिलाकर के तीसरी आकृति बना ली जाती है, तो उनका आयतन आपस में बराबर करके हल करते हैं। तीसरा जो पैटर्न बनता है वो संख्या पूछी जाती है। तो संख्या अगर पूछी जाती है, संख्या शब्द आ जाता है क्वेश्चन में, तो उनमें अपन क्या करते हैं? ज्यादा आयतन में कम आयतन का भाग दे देते हैं। अब ज्यादा आयतन जिसका है उसका लिखेंगे ऊपर, बटे कम आयतन किसका है उसका लिखेंगे, और संख्या अपने आप ही आ जाएगी। इकाई का ध्यान रखना है, इकाई सभी में समान होनी चाहिए। सेमी में है तो सभी मान सेमी में, मीटर में है तो सभी मान मीटर में। तो इस प्रकार अपन अगली नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें 16.3 के क्वेश्चन हल करेंगे।